नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कहते हैं जीत सन्नाटे में भी जश्न का एहसास कराती है और हार एक साथ कई मुसीबतें लेकर आती है। और राहुल गांधी को अभी हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के वजह से कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा की हार और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के भरोसे मिली कामयाबी ये साबित करती है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस सहयोगियों के भरोसे ही रहता है। और अब तो कांग्रेस के सहयोगी दल ही राहुल गांधी को भर भर के गालियां दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन के कई बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस की हार का ठीकरा राहुल गांधी पर फोड़ा है, पर राहुल गांधी को देखिए वो गायब है। नतीजों के दिन राहुल गांधी का कोई बयान तक नहीं आया और आज अचानक राहुल गांधी प्रकट हुए तो नतीजों के बाद राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे। पर आज राहुल गांधी को सबसे बड़ा झटका दिल्ली हाईकोर्ट से लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। गृह मंत्रालय को फैसला करने का आदेश देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। तो सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ जो राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ाने वाला है, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी इतने नॉन सीरियस क्यों है? कल इतना इंपॉर्टेंट दिन था, देर रात तक भी उनका कोई बयान नहीं आया, आज वो ट्वीट क्यों कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी तो हिंदुस्तान में है नहीं जी। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई राजनेता संतुलन बना के नहीं रखता है तो पछताना पड़ता है। संतुलन आपको बनाए रखना चाहिए। जीत में ज्यादा उल्लासित न हो, हार में ज्यादा दुखी न हो। ये दोनों के बीच का बैलेंस जरूरी है, संतुलन जरूरी है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली या 292 सीटें मिली या 240 सीटें मिली, हर बार उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और एक बैलेंस अप्रोच रखा, संतुलन बनाए रखा। अगर बहुत बड़ी जीत मिली है तो भी उन्होंने ये नहीं कहा कि अब तो हम जीत गए, इसके बाद हमें कोई हरा नहीं सकता। उस समय भी उन्होंने यही कहा कि आप लोगों को और मेहनत करने की जरूरत है, हम सब मिलकर और मेहनत करेंगे, आगे भी भारतीय जनता पार्टी की जड़ें मजबूत की जाती रहेगी। लेकिन कांग्रेस में देखिए 99 सीटों पर जीत मिली लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद राहुल गांधी ने क्या करना शुरू कर दिया? हमने पीएम मोदी को तोड़ दिया है, साइकोलॉजिकली कमजोर कर दिया है। उनका सीना अब 56 इंच का नहीं रहा। वो हमारे सामने बैठते हैं तो नजरें झुका लेते हैं, वो सीधे चलते नहीं हैं, उनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है। ये सारी बातें आपने कब की? जबकि आप अभी तक के कांग्रेस के इतिहास में जितनी सीटें आती रही है, बहुत बुरे दौर में भी अगर इंदिरा गांधी की हार हुई थी, जब सारी विपक्षी पार्टियां एक हो गई थी, तब भी 134 से ज्यादा सीटें मिली। और आप जब से नेतृत्व संभाले, सबसे डाउनफॉल ज्यादा आपका हुआ, विपक्षी पार्टी की भूमिका में भी नहीं रह पाए। आप 44-55 सीटें लाए तो आपको लगा कि हम तो दोगुना ले आए हैं, तो हमारे नेतृत्व की ये सफलता है। मतलब 2014 से 24 तक के बीच में 10 सालों में आपने सबसे ज्यादा बड़ी सफलता प्राप्त की, तो 99 सीटें लाई, और उसमें आप इतना ज्यादा उछल कूद मचाने लगे। अब उसके बाद जब एक छोटी सी कामयाबी आपको इतना उत्साहित कर देगा, तो छोटे से हार से आप डिप्रेस्ड भी हो जाएंगे। राहुल गांधी के साथ यही है। अगर आप रैलियों में बढ़ चढ़कर सिर्फ टारगेट कर रहे थे इस बात के लिए कि हमने पीएम मोदी को तोड़ दिया, तो अब क्या कहेंगे कि हमने जोड़ दिया? कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी की हाई है, उनके नेताओं कार्यकर्ताओं की, क्योंकि 240 सीटें मिली थी लोकसभा में, और इन लोगों ने कहा कि अब मोदी साफ हो गए, अब भारतीय जनता पार्टी का डाउनफॉल शुरू हो गया, अब कोई चुनाव भाजपा जीत नहीं पाएगी। लेकिन फिर भी एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की, उसके बावजूद भी हरियाणा में पहले से, यानी कि 2014 से लेकर अब तक सबसे ज्यादा सीटें लाई, और वोट परसेंटेज भी सबसे ज्यादा रहा, 33%, 36% या 2014-19 में, और यहां लगभग 40% वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो दोनों तरह से पीएम मोदी की ये बड़ी जीत है लोकसभा चुनाव के बाद। आगे भी महाराष्ट्र में हो या झारखंड में हो, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स जो हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सारे लोगों का मोरल हाई है। और दूसरी तरफ कांग्रेस
अगर इसने ये नहीं कहा होता सुनामी है, ये नहीं कहा होता हमने भारतीय जनता पार्टी को साफ कर दिया, तो कम से कम बैलेंस तो बनाते कि हम हारे नहीं हैं, हम पहले से बेहतर परफॉर्मेंस करके आए हैं। जैसे भाजपा ने कहा हर जगह पर अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए, अगर चुनाव पश्चिम बंगाल में हुए, भारतीय जनता पार्टी 2 विधानसभा सीटों से बढ़ते बढ़ते 100 के आसपास पहुंच गई, उस समय सरकार नहीं बना पाई, लेकिन फिर भी भाजपा का मोरल हाई था, उसने कहा कि हम चुनाव हारे नहीं हैं, चुनाव हम बेहतर परफॉर्मेंस किए हैं पहले की अपेक्षा। तो ये बैलेंस होना जरूरी है, संतुलन नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन होगी। और दूसरी बात, अगर आप मेहनत भी नहीं करना चाहते, अगर हरियाणा में ही देखें, कांग्रेस केवल 70 रैलियां की है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े और स्टेट लीडरशिप दोनों को मिला दें तो 150 से ज़्यादा रैलियां की है। ये 50% से ज़्यादा का अंतर है। यानी कि अगर राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा पूरे चुनाव के दौरान थोड़े थोड़े समय अंतराल पर रैलियां करते रहते तो अंतिम समय में 2-3 दिन झोंकने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कांग्रेस के नेता तो सवाल उठाएंगे कि हमारा शीर्ष नेतृत्व भी निकम्मा है। ये राहुल गांधी नहीं, प्रियंका वाड्रा भी चुप्पी साधे हुए है, और जो पवन खेड़ा या फिर जयराम रमेश जैसे लोग हैं वो चुनाव आयोग पर टिकरा फोड़ रहे हैं, ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये तो इनका अप्रोच है, इसलिए राहुल गांधी शर्म से मुंह छिपाए हुए हैं, वो सामने आना नहीं चाहते। सामने तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने एक सोशल मीडिया पे ट्वीट किया है, अपनी हार और बीजेपी की जीत पर क्या कहा है वो अपने दर्शकों को बताते हैं। तो हरियाणा में रिजल्ट के करीब 24 घंटे के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पहला रिएक्शन दिया है। आज उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए हरियाणा के नतीजे को अप्रत्याशित बताया और कहा कि वो हक, सामाजिक, आर्थिक न्याय और सच्चाई के संघर्ष को जारी रखेंगे। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का ये संघर्ष जारी रखेंगे, आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। एक बात जो उन्होंने ट्वीट में लिखी कि विधानसभा से शिकायतें आ रही है अलग अलग क्षेत्रों से, क्या ये ठीकरा आप चुनाव आयोग काउंटिंग पर फोड़ना चाहते हैं? देखिए, ये तो इन लोगों ने इंडिकेट कर दिया। जयराम रमेश ने बोला, पवन खेड़ा ने क्या कहा, मतलब इन लोगों की बुद्धिहीनता किस लेवल पर जा सकती है कि अब कहना चाह रहे हैं कि देखिए ईवीएम का कंट्रोल यूनिट और बैटरी में सीधा संबंध है। उसका जहां बैटरी लेवल 90% था वहां भारतीय जनता पार्टी के जीत गए, और जहां 70% था वहां कांग्रेस वाले जीत गए। जहां जहां बैटरी रिप्लेस हुआ वहां चुनाव में गड़बड़ियां आ गई। अब बैटरी से डिस्चार्ज और चार्ज होने से ये चुनाव के परिणाम का क्या लेना देना है? चुनाव आयोग ने तो सीधे तौर पर कहा है कि भाई ये अलग अलग इंडिविजुअल ईवीएम के उपयोग के आधार पर बैटरी कम ज़्यादा हो सकता है। अगर सामान्य स्थितियों में देखें तो एक ही फ़ोन अगर 3 लोगों के पास है, कोई ज़्यादा यूज कर रहा है, कोई उसको रखे हुए है, कोई गाना सुन रहा है, तो सबकी बैटरी का लेवल एक ही होगा। अगर मॉक ड्रिल ज़्यादा किसी ईवीएम का हुआ उसमें बैटरी का लेवल थोड़ा जल्दी खिसक सकता है। अगर किसी में वोटिंग ज़्यादा हुई है, ज़्यादा बार दबाया गया है, फिर चेक करने के लिए ज़्यादा बार उसका इस्तेमाल किया गया, टोटल काउंटिंग के लिए अगर 20 बार देखा गया है तो उस समय भी उसके बैटरी का लेवल कम हो सकता है, कहीं कहीं रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ जाती है। इससे ये चुनाव परिणाम कैसे प्रभावित हो जाएगा? ये मूर्खताएं इन लोगों ने करने शुरू कर दी है, और इसी मूर्खों की मंडली के सरदार हैं राहुल गांधी। ये जो पवन खेड़ा, जयराम रमेश जैसे लोग आरोप लगाते हैं और ये सोशल मीडिया पर लिख देते हैं, लेकिन एक बात इन्होंने कही, ये हरियाणा को लेकर नहीं है, ये है जम्मू कश्मीर को लेकर, कि वहां संविधान की जीत हुई है और वहां पर इंडी अलायंस की जीत हुई है। अब संविधान की जीत हुई है या संविधान हारा है, ये तो वहां के पैटर्न को देखकर बताया जा सकता है। अगर संविधान जम्मू का अलग, कश्मीर का अलग है, तो आप बता दो कि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें कैसे मिली? जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी को वोट इतने ज्यादा क्यों मिले? टोटल वोट, पॉपुलर वोट को देखें तो 25% वोट के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कैसे उभरी? सेकंड पार्टी ये
नेशनल कॉन्फ्रेंस है उमर अब्दुल्ला की, इन लोगों ने वोटिंग कैसे किया? कांग्रेस तो वहां बुरी तरह हारी है। पिछले बार 18% वोट मिले थे, इस बार 12% मिले हैं। पिछले बार 12 सीटें मिली थी, इस बार 6 सीटें मिली है। कांग्रेस तो बुरी तरह हारी है वहां भी। लेकिन इंडिया अलायंस की बात करें तो कश्मीर की घाटी के क्षेत्र के मुसलमानों ने एक तरफा वोटिंग किया, टैक्टिकल वोटिंग की, यह मानकर कि कहीं भारतीय जनता पार्टी अगर 2, 4, 5 सीटों पर आगे हो गई तो खेल बिगड़ जाएगा। संविधान बचाना उसका काम नहीं था, वो तो पाकिस्तान के संविधान से चलने वाले लोग हैं। संविधान तो खतरे में अब है कि उमर अब्दुल्ला जैसे लोगों को जिताया जा रहा है जो कि 370 के खिलाफ बोलते हैं, यानी 370 का फिर से री इम्पोज किया जाना चाहिए। स्टेटहुड की बात क्यों करते हैं? क्योंकि इन्हें खुली छूट मिल जाए, आतंकियों को पनाहगाह बन जाए, ये वहां पर पारामिलिट्री को टॉर्चर करना शुरू कर दें, आर्मी को टॉर्चर करना शुरू कर दें, लोकल पुलिस पर इनका कब्जा हो। और लोकल पुलिस जो आज सबसे अहम भूमिका निभा रही है आतंकवाद से निपटारे में, लोकल पुलिस जो वहां जम्मू कश्मीर की पुलिस है, गांव गांव से इंफॉर्मेशन निकालती है कि कहां कौन सा आतंकी संगठन है जो माइंड वॉश कर रहा है युवाओं का। ये स्थितियां वहां पर संविधान की जीत नहीं, ये संविधान की हार है, भारतीय संविधान की हार है। और वहां ये इंडी अलायंस का पार्टनर बने हुए ये राहुल गांधी अपनी हार पर जश्न मना रहे हैं उमर अब्दुल्ला के जीत को लेकर, और इनको वही पाकिस्तान परस्ती, मुस्लिम परस्ती चाहिए, इसलिए वहां की जीत को ये संविधान की जीत बता रहे हैं। इनका संविधान यही है कि किसी तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण करते रहो। इसलिए जम्मू कश्मीर के परिणाम राहुल गांधी के इस हरियाणा के हार को ढपेगा नहीं, बल्कि और एक्सपोज कर रहा है कि कैसे लोगों के साथ तुम गठबंधन करके और यही वजह है राहुल गांधी की जो मानसिकता है, तो लोगों को लगता है कि राहुल गांधी तो भारत के है ही नहीं और उनकी भारत की नागरिकता रद्द की जाए। सर, ये जो मामला है राहुल गांधी के सिटीजनशिप का, क्या कुछ आज दिल्ली के हाईकोर्ट में हुआ है? देखिए, सिटीजनशिप पर जो 2 पिटीशन डाले गए हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में और विघ्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जिसके लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई चल रही है। तो पिछली बार भी दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था सुब्रमण्यम स्वामी को कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस पिटीशन को यहां पर सबमिट कीजिए और बताइए कि उस पिटीशन में और आपके पिटीशन में क्या डिफरेंसेस है। सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में आज बात की और इन्होंने कुछ सबूत रखे और बताया कि देखिए, हमारे पिटीशन इलाहाबाद हाईकोर्ट के पिटीशन से अलग है। विघ्नेश शिशिर ने जो पिटीशन दायर किए हैं उसमें सीधे तौर पर कहा है इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसके जो अभी सबूत हैं वो वीएसएस शर्मा नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने आरटीआई के थ्रू ये इंफॉर्मेशन निकाली थी कि ब्रिटेन में भारत के नागरिक राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है या नहीं, या जो इन्होंने इस इंफॉर्मेशन दिया था वो इंफॉर्मेशन बैकअप प्राइवेट लिमिटेड को लेकर के हम ब्रिटिश नागरिक हैं वो सही है या नहीं है। उस पर ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि हम ये मानते हैं कि वो इंफॉर्मेशन सही है, मतलब ब्रिटिश नागरिक उस समय राहुल गांधी थे, लेकिन उनके पर्सनल डाटा हम डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के आधार पर हम किसी के निजी डाटा को हम रिवील नहीं कर सकते। अब इसके लिए सरकार की जरूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तो ये उनकी याचिका है। और दूसरे तरफ जो स्वामी ने दायर की है याचिका, उन्होंने यही बताया कि वो बिल्कुल अलग मामला है। हमारा मानना यह है कि होम मिनिस्ट्री ने अब तक इस पर क्या संज्ञान लिया, क्योंकि होम मिनिस्ट्री में कंप्लेन हुआ है और हमें उसका स्टेटस रिपोर्ट दीजिए। ये होम मिनिस्ट्री से हम इंफॉर्मेशन की मांग कर रहे हैं। हम भी भारत के नागरिक हैं और एक भारत का ऐसा नागरिक जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के खिलाफ जा रहा है, तो उसकी नागरिकता क्यों न रद्द हो, ये होम मिनिस्ट्री इसकी जानकारी हमें दे। तो इस पर उन लोगों ने कहा कि आप अभी वो याचिका की मूल कॉपी हमें सौंपिए। तो उस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी बात कही है कि अभी हमारे पास मूल प्रति जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से हमने मंगाई है वो नहीं आ पाई है, इसलिए हम आगे इसको सबमिट करेंगे। लेकिन इनका मानना यह है कि दोनों अलग है तो दोनों की सुनवाई अलग होनी चाहिए। 6 नवंबर को अब फिर से सुनवाई होगी। इसका मतलब है कि सुब्रमण्यम स्वामी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास उससे अलग कई सबूत है।
और सबूत तो तब देंगे जबकि सुनवाई शुरू होगी। अभी तो टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर कि ये दोनों एक है कि नहीं। आपकी याचिका जो सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की थी उसको पीआईएल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये टेक्निकल चीजें अभी चल रही है। अभी 6 नवंबर के बाद ओरिजिनल सुनवाई होगी जिसमें सबूत सौंपे जाएंगे और उसके बाद राहुल गांधी की नागरिकता पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा है उस पर पूर्ण विराम लगेगा और इनकी नागरिकता से संबंधित सारे फर्जीवाड़े सामने आ जाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो हरियाणा की हार कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है। राहुल गांधी पर सवाल है, पर राहुल गांधी के सीरियसनेस को देखिए। चुनाव नतीजों के बाद से ही राहुल गांधी गायब है। ना उनका कोई बयान सामने आया था और ना ही उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया था। अब जाकर राहुल गांधी की नींद खुली है। पर दिल्ली हाई कोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता का मामला जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है वो राहुल गांधी की नींदें उड़ाने वाला है। हाईकोर्ट ने आज सुब्रमण्यम स्वामी को राहुल गांधी की नागरिकता से संबंधित इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित इसी तरह के मामले से संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर 6 नवंबर को आगे की सुनवाई निर्धारित की गई है। तो एक बहुत बड़ी मुसीबत में राहुल गांधी फंसते नजर आ रहे हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।